ये भी बता दें, ये भी आमिर यहाँ पर बिल्कुल साबित हो रहा है कि एक तो ये असर इस तरह से हो रहा है, और दूसरा इस तरह से चाहे कितनी आलोचना हुई हो कुछ क्वार्टर्स में कि भाई सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार है, इसलिए बुला लिया स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन देश तक ये बात भी पहुंची कि कानून कैसे बनते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या काम करते हैं हमारे सांसद, और क्या प्रोसेस होता है। ये भी एक बहुत बड़ा असर हो गया मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शांत कुमार जी हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं उस आलोचना की जो जेनरिक दवाइयों को लेकर अब शुरू हो गई है। पहले डॉक्टरों ने जो एक विरोध शुरू हुआ था कि आमिर खान जो है वो गलत प्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर सारे ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, वो उसका भी हमने जवाब दे दिया था और वो शो पे हमारी बात भी हुई थी। लेकिन अब कुछ ऐसे इस तरह की आलोचना आ रही है कि जेनरिक दवाइयों को इस तरह से, जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि जेनरिक दवा लिखने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उस आलोचना पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि ब्रांड जो होता है वो भरोसा देता है। ब्रांड क्यों होता है? ब्रांड इसीलिए होता है, भरोसा देता है। आप एक लोकल फोन ले लीजिए या ब्रांडेड फोन ले लीजिए, लोकल कंप्यूटर ले लीजिए, ब्रांडेड कंप्यूटर ले लीजिए, तो ये ब्रांड जो है ये भरोसा दिलाता है। दवाई में तो भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो दरअसल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और वो लोगों के दिल में शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। हम बड़े क्लियर हैं, हमारे रिसर्च में हमने क्या क्या हमारे सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि ये देश का जो कानून है उसमें ये है कि आप अगर किसी का खून कर लें, मर्डर कर लें, तो शायद आपको सज़ा मिले ना मिले, क्योंकि कभी आप साबित नहीं कर पाएंगे कि मैंने खून किया, मैं बंदूक छुपा दूंगा, कुछ कर दूंगा, विटनेसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब एक मैन्युफैक्चरर, एक फैक्ट्री या एक जो दवा बनाता है, जब वो अपनी फैक्ट्री डाल के दवा बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, जहां पर भी वो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करता है दवा, तब वो अपनी कंपनी के नाम से वो दवा बेचता है, चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो। दवा की पत्ती पे शायद वो ब्रांड का नाम ना हो, लेकिन जब किसी कंपनी का, मेरी कंपनी है, जो भी मेरी कंपनी XYZ कंपनी है, मैं होलसेल में ये इतने सारे तो दवा, वो जोखिम लेता है। मैं नहीं जोखिम नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि वो दवा बेचता है, उसके पर्चे पे दवा बेच रहा है, उसकी जगह एड्रेस सबको पता है। कानून ये कहता है कि अगर आपने फेक दवा बना के बेची तो वो तो साबित हो जाएगा ना, आपने अपने पर्चे पे भेजी, आपकी फैक्ट्री है, आपकी जगह आप जहां बना रहे हैं, जहां से आप बेच रहे हैं, आप खुद, आपका सिग्नेचर है उस पे, इनवॉइस है, बिल्स हैं, वगैरह वगैरह। अगर तो कुछ उस गलत पे होता सजा है तो क्या है मैं बताऊं, सजा क्या है? उम्र कैद की सजा है। तो कौन सा दवा बनाने वाला ये जोखिम उठाएगा कि उसको उम्र कैद की सजा हो जाए, जबकि ये पूरा प्रूफ हो सकता है। अगर वो किसी का खून करे तो प्रूफ भी शायद ना हो, लेकिन ये तो साफ प्रूफ वो खुद दे रहा है। दूसरी बात ही, अगर दवा में नहीं, मैं दूसरी बात बोलता हूं, अगर दवा में थोड़ी कमजोरी हो, मान लीजिए कि दवा फेक नहीं है लेकिन उसमें हल्की सी कमजोरी है, उसका असर वैसा नहीं है, असर उसका वैसा नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं उदाहरण के तौर पे, कि दवा होती है, उनकी एफिकेसी टेस्ट करते हैं वो, जैसे कि अगर एक दवा इतने मिनट में घुलती है, अगर उतने मिनट में नहीं घुलती, अगर 1 मिनट ज्यादा लेती है घुलने में, तो उसका असर जरा कम होगा, उसका पावर जरा कम होगा। अगर वो पावर और असर में अगर कम होती है, किसी मापदंड में भी वो कम साबित होती है, तो भी 2 साल की कैद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब यह कि जो इंसान दवा बना रहा है जानबूझ के, तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, उसका काम है चेक करना कि कौन सी दवा कितने पावर की बनी है, सही बनी है, नहीं बनी है, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो अनब्रांडेड हो, ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो। तीसरी बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि फेक मेडिसिन होती हैं, वो तो ब्रांडेड भी हो सकती है। फेक मेडिसिन ब्रांडेड भी हो सकती है और नॉन ब्रांडेड भी हो सकती है, और ज्यादातर ब्रांडेड की आपको फेक मिलेंगी। अगर मैं उस किस्म का इंसान हूं जो मैं स्पूरियस दवा बना रहा हूं, फेक दवा बना रहा हूं, तो मैं नॉन ब्रांडेड की क्यों बनाऊंगा? उसकी मुझे कीमत ही क्या मिलेगी? 2 रुपए। मैं तो बनाऊंगा ब्रांडेड जिसकी मुझे मिलेगी कीमत 2000 रुपए, 200 रुपए।
तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं उन तो ये लोग जो कह रहे हैं ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रयास संस्था से इनका संबंध है और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें ये WHO के आंकड़ों का भी हवाला दिया जा रहा है विशेषज्ञों। देखिए WHO का हवाला जो दे रहे हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस पेपर में भी ये आया था आर्टिकल के WHO ने कहा है कि 25 से 35% दवाएं यहाँ पे फेक बनती हैं। WHO ने एक खत में ये चीज़ नकारी है, कहा कि हमारी कोई रिपोर्ट में हमने ऐसा नहीं कहा है। आप कह रहे हैं कि ये हवाला ही गलत दिया जा रहा है? जी हाँ, गलत हवाला दिया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता, हाँ, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो किसी प्रकार की कोई स्टडी करवाई नहीं है जिसके माध्यम से वो यह बता सके कि 40% जो दवाइयां हैं भारत में बन रही हैं वो नकली दवाइयां हैं। एक तो ये पक्ष है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये देखिए कि हमारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार है, बहुत लंबे समय से जेनरिक मेडिसिन ही खरीद रही हैं और वो मेडिसिन का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में रोगी काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में सन 1994 से निःशुल्क दवा की योजना वहां पर चल रही है और जो भी मरीज वहां पर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं उन सबको वो निःशुल्क दवा दी जाती है और उनमें से किसी भी मरीज ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। राजस्थान में भी आप देखिए, चित्तौड़गढ़ जिला जहां से मैं आता हूं वहां पर 2009 में जेनरिक मेडिसिन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जी। और राजस्थान सरकार के जितने पेंशनर्स हैं, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि पहले ब्रांडेड दवाएं डॉक्टर गुप्ता, एक जो ये जो तर्क दिया जा रहा है ना कि दुकानदार फायदा उठा लेंगे, सुन लेते हैं एक बार डॉक्टर राय ने जो ये तर्क दिया एक बार फिर सुन लेते हैं कि दुकानदार फायदा उठा लेंगे, इसका क्या जवाब है? हाँ, डॉक्टर राय को सुन लेते पहले। हाँ नहीं, उसका भी जी। अगर हम जेनरिक नेम की कोई दवाई लिखेंगे, एक तो उसकी जो प्राइस रेगुलेशन है अभी तक हमारी सरकार ने नहीं किया है। सेकंड चीज, वो डिपेंड करेगा सिर्फ केमिस्ट के ऊपर कि वो कौन सी कंपनी की ब्रांड उठा के उसको दे देगा उस कंपनी की, और वो जरूर वही देगा जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। उस वक्त वो उसकी दवाई की एफिकेसी क्या है, दवाई की ससेप्टिबिलिटी क्या है, वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, जो हम हमेशा सरकार से कहते हैं। जेनरिक मेडिसिन के ऊपर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसकी कॉस्ट और उसकी एमआरपी के अंदर बहुत फर्क है। जैसे ऑगमेंटेड मेडिसिन एक आती है जिसकी की एमआरपी लिखी है 263 रुपीज और 210 रुपए में वो उसकी कॉस्ट पड़ती है। यह है ब्रांडेड वाली मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन ऑगमेंटिंग वाला सॉल्ट जिसकी कॉस्ट आती है 60 रुपीज और उसकी कॉस्ट लिखी गई है जेनरिक के ऊपर 260 रुपीज। आप बताइए कितनी ज्यादा हो गई? तो इसका प्रॉफिट जो है कौन खाएगा? स्टॉकिस्ट एंड केमिस्ट खाएगा, डॉक्टर कहीं नहीं मिलेगा। ये तर्क जो है कि दुकानदार तो वही करेगा ना जिसमें कमीशन ज्यादा है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉक्टर राय को बड़ी पड़ी है कि दुकानदार कितना कमीशन कमा रहा है, इतना ही कहूंगा मैं। डॉक्टर गुप्ता निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखिए कि एक बार जब ये सारी जेनरिक मेडिसिन वास्तव में कंपटीशन में आएंगी और जिसके कारण से ये जो मेडिसिन को प्राइस कंट्रोल से हटाया गया था, उस टाइम पे सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि साहब प्राइस कंट्रोल की अब इसलिए जरूरत नहीं है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे इसके कारण से ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। पर वो नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि जेनरिक में भी उन्होंने अपने अपने कुछ नाम लगा दिए और नाम लगा के और वो उन्होंने सांठगांठ की और सांठगांठ के साथ वो जो कंपनी अपनी दवा बेचना चाहते थे उन्होंने उसके लिए एक सिस्टम बना लिया। तो अब ये सिस्टम तब तक चालू रहेगा जब तक ये किसी न किसी तरीके से हम ये निश्चित ना कर दें कि ये जो दवाइयां हैं या तो ये बल्क में परचेज होंगी और या हम इनको, जैसे आमिर साहब ने कहा था कि दुकानें, जन औषधि केंद्र या जेनरिक यानी कंपटीशन, जेन्युइन कंपटीशन, सही कंपटीशन जेनरिक दवाओं का खड़ा किया जाए जिससे कॉस्ट पे लाया जाए। जैसा आप देखिए कि लेकिन डॉक्टर गुप्ता, जैसा आपने देखा कि चित्तौड़गढ़ में सन 2009 में जेनरिक मेडिसिन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसके अंतर्गत वहां पे दुकानें स्थापित की गई और उनसे जो प्रोक्योरमेंट रेट है, जिस कीमत पे वो दवाइयां खरीदी गई हैं, उनसे 20% जो बिल्कुल एथिकल प्रॉफिट है, बिल्कुल सही प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के साथ बेचिए। लेकिन तो वो आप देखिए कि जो ये राजस्थान की, जी, एल्बेंडाजॉल,
जी, राजस्थान और तमिलनाडु के ये एक्सपेरिमेंट जो हैं ये कामयाब रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने कहा ना कि एक तो डॉक्टर राय की चलिए बात छोड़िए कि वो दुकानदारों की बात करें, डॉक्टर अनूप मिश्रा प्रोफेसर रहे हैं एम्स में, वो उनका एक और तर्क कि मरीज भी कई बार खुद बोलते हैं कि भाई जो असर करे वो दीजिए, आप मुझे वो मत दीजिए। उनकी भी एक बार बात सुन लेते हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक पेशेंट है जिसको कि ट्यूबरक्लोसिस है और उसको अगर कम क्वालिटी के हम ड्रग देंगे तो उसकी ट्यूबरक्लोसिस ठीक तो होगी नहीं और रेजिस्टेंट हो जाएगी और वो 10 और आदमियों को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस दे देगा। कारण क्या कि हमने कोई ऐसी दवा दी जिसका कि क्वालिटी 50% पर है या 60% पर है, पूरा 100% नहीं पर। तो लोग जो आते हैं कहते हैं कि साहब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 रुपए ज़्यादा देने में, जो बेस्ट क्वालिटी ड्रग है आप वो लिखिएगा। और इंडिया की वास्तविकता ध्यान रखते हुए जहाँ की फेक ड्रग्स 40 to 50% मार्केट में फेक ड्रग्स मिल रही हैं, हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं बहुत शॉक्ड हूँ जो जनाब क्या डॉक्टर बताया, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी जो कह रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है वो ये चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो अलग है। एक तो ये कि टीबी की जो दवाएं हैं या किसी भी दवाओं को आप ले लें, ये वो कह रहे हैं कि अगर कमज़ोर दवाएं दी जाएं, ये कमज़ोर दवाई होती क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो एफिकेसी की बात कर रहे हैं, एफिकेसी की में ज़रा भी कमी हो तो वो इंसान जो वो दवा बना रहा है, एक तो उसका लाइसेंस तो जाएगा ही जाएगा। जो मैं सही कर रहा हूँ डॉक्टर गुप्ता, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। उसको 100% सही कह रहे हैं और उनको 2 साल, अगर एफिकेसी की ज़रा भी कम है तो उस बनाने वाले को 2 साल की कैद होगी। और वो प्रूव करना बड़ा आसान है क्योंकि उसके फैक्ट्री से सामान गया है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान गया है, उसका सिग्नेचर है उस पे, उसका बिल है, इनवॉइस है, जो उसको पैसे मिले हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि जो लोग दवाइयां बना रहे हैं वो, अगर कोई पायरेट है जो फेक बना रहा है दवा, उसकी बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ब्रांडेड भी फेक बना सकता है। जो अच्छी वो पैकेट भी एग्जैक्टली आप हमारी फिल्मों के पायरेटेड देख लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल कॉपी है कि पायरेट है। तो पायरेट की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पायरेट तो ब्रांडेड दवा भी फेक बना सकता है और नॉन ब्रांडेड भी फेक बना सकता है। बल्कि पायरेट का जो मेरा कॉमन सेंस है वो मुझे ये बताता है कि पायरेट अगर बनाएगा, महंगी वाली है उसकी नकल बनाएगा, महंगी वाली की नकल करेगा, वो सस्ती 2 रुपए वाली की नकल क्यों करेगा? एक बात ये। दूसरा बात ये कि अगर आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि 40% जो है यहाँ पे फेक बनती हैं दवाएं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है WHO का, ऐसा कोई स्टडी नहीं है WHO का, तो ये झूठ बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि 50% ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो जरूरी दवाइयां होती हैं, उसकी 50% ऐसी दवाइयां यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो वो हिंदुस्तान से लेते हैं। यूनिसेफ कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब जितनी दवाएं वो विश्व भर में बांटते हैं, उसमें से आधा 50% आधी दवाएं वो हिंदुस्तान से लेते हैं। वो जेनरिक होती है। हाँ जी हाँ, जेनरिक होती है। 75 जेनरिक, जी हाँ बिल्कुल, जेनरिक मेडिसिन होती हैं भाई, ये ब्रांडेड नहीं, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अनूप मिश्रा साहब की ये क्वालिटी वाली बात भी गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना पूरी। हाँ, उनका आप वीडियो बाद में दिखाइए, पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो सब बकवास बात कर रहे हैं। वो मैं आपको बताऊं, क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये यूनिसेफ जो है क्वालिटी, बड़े क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं ये, और 50% जितना वो बल्क में खरीदते हैं, दुनिया भर में बांटते हैं, 50% हिंदुस्तान से लेते हैं। इतनी ज्यादा। इंडिया को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहते हैं इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? तो ये जेनरिक दवाओं की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूं। 75 to 80% ऑफ ऑल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंटरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन इज सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। इंटरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन 70 से 80% दवाएं जो बांटती है वो हिंदुस्तान से लेती है। अब मैं तीसरा बताता हूं, ग्लोबल फंड्स टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस जिनकी बात कर रहे थे वो, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एंड US प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ also sources a substantial